गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे और ये टॉपिक रिलेटेड है पहले वाले टॉपिक से। ठीक है, पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis यानी अंडाणु जनन। और ये दोनों से संबंधित छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आज हम देखेंगे और इसके बाद हम अगली क्लास में आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ जो टॉपिक देखेंगे, सबसे पहले जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन पढ़ा है, उसमें हम अंतर देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, मुख्य अंतर क्या है दोनों में। पहला, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक जर्म सेल से, एक जनन कोशा से 4 स्पर्म बनते हैं। oogenesis में एक जर्म सेल से एक ओवम बनता है, एक अंडाणु बनता है। दूसरा, स्पर्म किससे बनता है? स्पर्मेटिड से। तो यहाँ पर स्पर्मेटिड जो गोल संरचना वाली होती है, उस स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर oocyte से जो ओवम बनता है, वो ओवम उसका कायांतरण नहीं होता, बल्कि oocyte के समान ही रहता है ओवम। और यहाँ पर स्पर्मेटिड का कायांतरण होकर के शुक्राणु बनता है या स्पर्म बनता है। तीसरा, शुक्राणु का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा रहता है, हेड, मिडिल पीस और टेल में बटा रहता है, जबकि ओवम जो रहता है वह गोल होता है। शुक्राणु चल होता है, गति करता है और अंडाणु अचल होता है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में कोई भी ध्रुवीकाय नहीं बनता, पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता, जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया में 2 या 3 पोलर बॉडी या ध्रुवीकाय बनते हैं। तो ये मुख्य अंतर है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में। 1 से 4 स्पर्म, 1 से 1 ओवम। स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा स्पर्म बनने में और ओवम में ओवम की रचना oocyte के समान ही होती है। इसका शरीर 3 भाग में बटा रहता है शुक्राणु का, जबकि अंडाणु गोल होता है। शुक्राणु चल होता है, अंडाणु अचल होता है। शुक्राणु निर्माण में कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनता, अंडाणु जनन की प्रक्रिया में 2 या 3 पोलर बॉडी बनते हैं। इस अंतर के बाद में अब हम देखेंगे जो हमने अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया देखी थी, अंडाणु बनने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अंडाणु का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो ये गोल रचना होती है, बीच में न्यूक्लियस होगा, बाहर कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ये अपने आप को एक पारदर्शक झिल्ली से यह घिरा रहता है। इस पारदर्शक झिल्ली को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं और इसके बाहर पुटिका की कोशिकाएं भी रहती हैं, फॉलिकल के सेल्स भी रहते हैं। जब ये ग्राफियन फॉलिकल से फट करके बाहर आता है तो उस ग्राफियन फॉलिकल की कुछ कोशिकाएं इसके साथ आ जाती हैं। अब हम नामकरण देखते हैं। ये है न्यूक्लियस, इसके बाहर के कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? ओप्लाज्म। इसके
चारों ओर ये पारदर्शक झिल्ली है, इसका नाम है जोना पेल्लुसिडा। जोना पेल्लुसिडा। और ये जो बाहर फॉलिकल्स की कोशिकाएं जो इसके साथ साथ आ गई हैं, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। कोरोना शब्द आ रहा है तो आप ये नाम तो भूलेंगे नहीं। फॉलिकल की ये जो कोशिकाएं हैं बाहर इसके साथ में आई हुई है, ये कोरोना रेडिएटा नाम है। हालांकि ये कोरोना रेडिएटा फर्टिलाइजेशन के समय में बाद में विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और ये जोना पेल्लुसिडा पारदर्शक झिल्ली है, न्यूक्लियस है, ये ओप्लाज्म है। ये क्या है? एक अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इसमें आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। अंडाणु की रचना के बाद अब हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो हम वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे हम। अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, oogenesis, उसमें आपने क्या देखा था? एक जर्म सेल था, ये डिप्लॉयड होता है, ये बहुत सारे समसूत्री विभाजन से क्या बनाते हैं? oogonia बनाते हैं। ये सारे oogonia हैं। इसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है भोजन संग्रहित करके, और ये कहलाती है प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। और ये बनाती है सेकेंडरी oocyte और एक छोटा पोलर बॉडी। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। और इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगी और ये होगा मियोसिस 2 और बनता है ओवम। और एक पोलर बॉडी। ठीक है, ये हमने अंडाणु जनन की प्रक्रिया में हम देख चुके हैं। ये सेकेंडरी oocyte जो रहता है, ये भी पूरा मियोसिस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मियोसिस 1 यहाँ पर रुक जाता है। मियोसिस 1 यहाँ पर रुक जाता है और ये पूरा जो कंडीशन है, विभाजन की पूरी प्रक्रिया, ये शिशु का जब भ्रूण माँ के शरीर में रहता है, यानी भ्रूणी परिवर्धन के समय से ही ये शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें आप सामान्यतः परीक्षा के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो सामान्य अंडाणु जनन आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ बेसिक जो डीपली नॉलेज है, जो जिसमें से आप लोग कई स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं, उसके लिए ये कुछ बेसिक चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भ्रूणी परिवर्धन के समय ही ये विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके बाद प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 जो शुरू होता है वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। और ये भी है कि मियोसिस 1 के प्रोफेस स्टेज है, प्रोफेस अवस्था आपको पता है ना, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, उस प्रोफेस 1 में ही ये रुक जाता है और प्रोफेस 1 में रुका रहता है। फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है, 13 से 14-15 साल की उम्र, ये जो प्यूबर्टी का समय होता है, तब फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, सेकेंडरी oocyte का बनना, और फिर मियोसिस 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ? ये जन्म से पहले भ्रूणी परिवर्धन में ही स्टार्ट हो जाता है
और उसके बाद मियोसिस 1 में रुका रहता है। फिर बच्चे के जन्म के बाद ये बीच में बाल्यावस्था आती है, 13 साल के पहले की उम्र, और जब 13-14 साल के होते हैं गर्ल चाइल्ड, उसके बाद में फिर ये आगे का प्रोसेस शुरू होता है और यहाँ मियोसिस 1 आके कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 शुरू होता है। सेकेंडरी oocyte में ये जो मियोसिस 2 शुरू होता है, यहाँ पर भी एक आपको जानना है कि मियोसिस 2 कंप्लीट कहाँ होता है। ये मियोसिस 2 कंप्लीट होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये आपको गर्भाशय की रचना पता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। यहां से एक्चुअल में हम ओवम तो कहते हैं सामान्यतः, लेकिन एक्चुअल में ये द्वितीय oocyte रहता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है यही फैलोपियन ट्यूब में जाता है और आगे का मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन कंप्लीट यहाँ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट होता है निषेचन के पहले। और कंप्लीट कब होगा? जब स्पर्म इधर प्रवेश करेगा। क्यों स्पर्म का वेट होता है मियोसिस 2 कंप्लीट होने के लिए? वो इसलिए क्योंकि स्पर्म का जो एक सेंट्रियोल है वो इस मियोसिस 2 को पूरा करने में मदद करता है। उसके बगैर इस का पूरा मियोसिस 2 अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूरा नहीं होता। सेंट्रियोल आपको पता है, जब हम स्पर्म की रचना हमने देखा था, यहाँ पर पूंछ बना था, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक अक्षतंतु पूंछ का निर्माण हुआ था और वहां पर मैंने बताया था कि एक सेंट्रियोल अक्षतंतु का, एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल में बढ़ जाता है और एक सेंट्रियोल अक्षतंतु ट्रेल बनाता है और एक सेंट्रियोल जो रहता है न्यूक्लियस के पास वाला समीपस्थ सेंट्रियोल, वही सेंट्रियोल इस मियोसिस 2 को पूरा करने में हेल्प करता है। ये आपकी एक जानकारी है जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट होता है यहाँ पर और फर्टिलाइजेशन के कुछ समय पहले ही और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि कहाँ होता है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर। क्लियर? तो यहाँ आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि भ्रूणी परिवर्तन के समय ही इसका विभाजन होना शुरू हो जाता है और दूसरा मियोसिस 1 यहाँ पर प्राइमरी oocyte में जो शुरू होता है वो रुक जाता है और जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है तब फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है और सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 शुरू होता है, लेकिन ओवम तो बनता है, लेकिन पूरा मियोसिस 2 कहाँ कंप्लीट होता है? इस फैलोपियन ट्यूब में, जब स्पर्म का सेंट्रियोल आता है, जब स्पर्म वहां पर आता है। तो निषेचन के पहले एक यहाँ पर कंप्लीट मियोसिस 2 की प्रक्रिया पूरी होती है। ये जानकारी। अब हम संख्या की बात कर लें। जब भ्रूण माँ के शरीर में रहता है, गर्भ में रहता है, तब ये पूरे oogonia लगभग करोड़ों में होती है इनकी संख्या, करोड़ों में। एक ओवरी में 2 मिलियन तक ये संख्या होती है। आगे आते आते जब ये प्यूबर्टी का स्टेज आता है, आगे की स्थिति आते तक इसकी संख्या 60 से 80,000 हो जाती है और फिर क्योंकि ये बाकी के करोड़ों से हजार में आ गया, मतलब धीरे धीरे बहुत सारे नष्ट होते जाते हैं और ये 60 से 80,000 में से भी आगे पूरे एक
स्त्री के पूरे जनन काल में केवल 400 अंडाणु ही परिपक्व हो पाते हैं। करोड़ों से 400 में ही आके ये हो जाता है, रुक जाता है। तो ये संख्या और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, प्यूबर्टी हमने पढ़ा था, याद है? हिंदी में इसको यौनारंभ कहते हैं। नर जनन तंत्र में हमने देखा था कि जब मेल 13 से 15 वर्ष की आयु होता है तब वहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है तभी स्पर्म फॉर्मेशन होता है। क्लियर? स्पर्म फॉर्मेशन कब होगा? जब टेस्टोस्टेरोन बनेगा। टेस्टोस्टेरोन कब बनता है? जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है 13 से 15 साल की उम्र में, और उसी समय द्वितीयक लैंगिक लक्षण आना शुरू होते हैं, और उसी समय स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यानी मेल गैमेट का निर्माण कब होता है? प्यूबर्टी के समय। किसमें? मेल में, नर में। लेकिन फीमेल में आप देख रहे हैं जब शिशु मां के गर्भ में रहता है तभी से ये विभाजन होना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्य अंतर घुमा फिरा के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। तो ये भ्रूणी परिवर्धन के समय ही फीमेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है? और मेल में प्यूबर्टी के समय शुरू होती है जर्म सेल से आगे का मेल गैमेट के बनने के निर्माण की प्रक्रिया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है oogenesis के समय में। इसके बाद थोड़ा सा हार्मोन की बात करेंगे। हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, और ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें इन हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो आज की क्लास में हम अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लें, बात कर लें, तो आगे की क्लास में हमें समझने में आसानी होगी। आपको पता है हाइपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क में होता है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। ये मेन हार्मोन कंट्रोल में भी हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही है यहाँ तक। और ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि ये हार्मोन सिक्रेट करे। और अग्रपीयूष ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, आपको पता है, LH और FSH। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर हमने मेल हार्मोन में क्या पढ़ा था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, लेडिक्स सेल्स को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है लेडिक्स सेल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो लेडिक्स सेल या इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और FSH क्या करता था? सर्टोली सेल्स पर कार्य करता था। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा। यहाँ फीमेल में क्या होता है? LH जो है वो ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होगी, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन की इसे कहते हैं। ये जो ब्रॉफियन फॉलिकल है ना, इसके अंदर में जो oocyte था वो बाहर निकलता है, ओवम जो बाहर निकलता है, या इसको हम ओवम भी कहेंगे, सेकेंडरी oocyte भी कह सकते हैं। ये जो बाहर निकलता है, इस बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो इस ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को ये कंट्रोल करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, ये आगे काम आएगा, कैसे, क्या, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को
नियंत्रित करता है, इसी के द्वारा होता है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल शब्द आया है, ठीक है, और आपने देखा था प्राइमरी oocyte के बाहर पूरे चारों ओर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। ये सारे फॉलिकल का नियंत्रण यही हार्मोन्स करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये क्या करता है, फॉलिकल का निर्माण करता है, पुट्टिकाओं का निर्माण करता है, और ये फॉलिकल बनाते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है, ठीक है। और यही फीमेल हार्मोन फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। ये फॉलिकल निर्माण करता है, ये फॉलिकल बनाते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। और आप यहाँ पर एक चीज और समझ लें, यही फॉलिकल, आगे इसका डिटेल हम पढ़ेंगे आर्तव चक्र में, बस हार्मोन से संदर्भ में पढ़ लो कि ये जो फॉलिकल है, जब ये फॉलिकल ओव्यूल को बाहर निकाल देते हैं, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब ये बनाते हैं कार्पस ल्यूटियम। पिछली क्लास में हमने देखा था ना अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में टीएस ओवरी में कि कैसे ग्राफियन फॉलिकल से ये बाहर निकलता है, ओवम तो बाहर निकल गया, अब ये बचा हुआ जो फॉलिकल है वो क्या बना लेता है, कार्पस ल्यूटियम। और यही कार्पस ल्यूटियम फिर कौन सा हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी एक मुख्य फीमेल हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मुख्य हार्मोन्स बनते हैं। और यहाँ पर एक और हार्मोन्स का आप नाम याद रख लो कि अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, शिशु निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है, तब ये कार्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये रिलैक्सिन हार्मोन जब शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, तब पेल्विक गर्डिल को लचीला करने में, ताकि शिशु को निकलने में आसानी हो, तो पेल्विक गर्डिल को लचीला करने के लिए ये हार्मोन कार्य करता है। तो ये भी कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है, कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। लेकिन ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता ही है, और एस्ट्रोजन की ही फॉलिकल एस्ट्रोजन भी स्रावित करते हैं। तो ये दो निर्माण आपको पढ़ा है। यहाँ तक तो नर हार्मोन में भी सेम था, हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये अग्रपीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। अग्रपीयूष ग्रंथि LH और FSH स्रावित करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन, इसके बाहर निकलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और FSH फॉलिकल निर्माण को पूरा प्रेरित करता है, इसी से फॉलिकल निर्माण होता है। और यही फॉलिकल आगे जाके एस्ट्रोजन बनाते हैं, और जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब यही फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं, और यही कार्पस ल्यूटियम फिर प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो इस प्रकार से ये एक थोड़ा सा आप हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए कि कौन कौन सा हार्मोन किसके द्वारा होता है, और इसका डिटेल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और आर्तव चक्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल हम पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे कौन सा हार्मोन किस प्रकार से कार्य करता है। ओके।